वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट की बात कर रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर कैसे दिखती है। तो जो इक्वेशन है, इस जो इक्वेशन नंबर 1 यहाँ दिखाई दे रही है, इस फॉर्मेट में हमें इक्वेशन दिखाई देती है। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन, लीनियर मतलब ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 है। तो अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो ये इक्वेशन nth ऑर्डर की है, क्योंकि यहाँ पर nth ऑर्डर का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, राइट। और उस nth ऑर्डर डेरिवेटिव का जो टर्म है उसकी पावर कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। nth डिग्री का ये ऑर्डर है, ये n कुछ भी हो सकता है, सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन हो सकती है, ये थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन भी हो सकती है, इसलिए हायर ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। इसके अलावा जो डेरिवेटिव्स हैं उनके साथ जो कोफिशिएंट्स लिखे गए हैं, ये सारे कोफिशिएंट्स कांस्टेंट हैं। जहां पर a0 a1 a2 अगर लिखे गए हैं, ये सारे के सारे कांस्टेंट्स हैं। तो इस तरह की जो इक्वेशन होती है उसे हम कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो आज हम इन्हीं इक्वेशंस के सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन में क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर दो केस अराइज होते हैं। केस फर्स्ट जो है उसमें जो राइट हैंड साइड में क्यू दिया गया है, यहाँ पर हमने क्यू बताया गया है कि जो क्यू है वो फंक्शन है एक्स का। तो क्यू की वैल्यू अगर 0 आती है, केस 1 होगा। और केस 2 क्या होगा, केस 2 होगा कि आपका जो फंक्शन दिया गया राइट साइड में क्यू, ये 0 नहीं है। 0 नहीं है मतलब कोई फंक्शन है ये एक्स का, ये कांस्टेंट भी हो सकता है, दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स और कांस्टेंट, राइट। तो केस 1 में अगर क्वेश्चन है जिसमें राइट हैंड साइड 0 आ गया, उस केस में हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्यूशन बनेगा y। y का लिखा क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर इक्वेशन में y दिया गया है। और जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल की टर्म्स में फाइंड करते हैं, ये आप हमेशा याद रखिएगा। तो y का जो वैल्यू निकलेगा वो होगा कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इसी को हम CF भी कह सकते हैं। तो y is equal to CF is will be the required solution if the right hand side of the function is 0। ठीक है, अब केस 2 में क्या होगा, केस 2 में देखना कि राइट हैंड साइड 0 नहीं है, कुछ फंक्शन है, तो उस केस में जो सॉल्यूशन निकल कर आएगा वो आएगा कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, पर्टिकुलर इंटीग्रल। इसमें दो पार्ट होंगे सॉल्यूशन के, और 0 अगर आया तो उसमें केवल एक ही पार्ट मिलता है जिसको हमने कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर कहा है। यहाँ पर आपको सेकंड केस में दो पार्ट होंगे, सी ए प्लस सी ए। इस तरह से हमें इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलेगा। अब आइए हम जानते हैं कि इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने का वर्किंग रूल क्या है। देखिए वर्किंग रूल में सबसे पहली जो स्टेप होगी वो होगी कि जो भी इक्वेशन हमें दी गई है उस इक्वेशन में जो dy बाय dx आ रहा है इसकी जगह आप रख देंगे dy, d2y बाय dx स्क्वायर अगर नहीं आ रहा है तो उसकी जगह रख देंगे डी स्क्वायर वाई। इस तरह से आप वैल्यूज रख देंगे। ऐसा करने से जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन बन जाएगी a0 nth ऑर्डर का डेरिवेटिव प्लस a1 n माइनस 1th ऑर्डर का डेरिवेटिव प्लस इस तरह से लास्ट में जो आएगा वो हमने लिखा था ny इज इक्वल टू q, राइट। सेकंड स्टेप क्या हो जाएगी, सेकंड स्टेप होती है ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करना। ऑक्सिलरी इक्वेशन किस तरह से मिलेगी उसको देखिए। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, जो इक्वेशन अभी आपने लिखी है उसमें डी जहां भी है डी की जगह हम रख देंगे और वाई जहां भी आ रहा है उसकी जगह रख देंगे हम। इस तरह से इक्वेशन बनेगी a0 m टू दी पावर n, क्योंकि डी की जगह रख दिया है, वाई की जगह 1 रख दिया, प्लस a1 m टू दी पावर n माइनस 1 प्लस लास्ट में आ जाएगा n इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ध्यान देने की बात क्या है कि ऑक्सिलरी इक्वेशन में राइट हैंड साइड 0 रहेगा, ये ध्यान रख लीजिए, आप नोट डाल लीजिए, राइट साइड मस्ट बी 0 ऑक्सिलरी इक्वेशन में, राइट। स्टेप नंबर 3 क्या हो जाएगी हमारी, स्टेप नंबर 3 होगी नाउ सॉल्व द ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन को हम शॉर्ट में ए ही लिख सकते हैं।
यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं, दिस इज ऑक्सिलरी इक्वेशन, सॉल्व ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर एम, एम की वैल्यू के लिए आप सॉल्व करेंगे। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है ये nth ऑर्डर की इक्वेशन है, तो हमें एम की टोटल एन वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, इसके अंदर फोर्थ स्टेप होगी, नाउ राइट कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर। कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर, ये कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर किस पर डिपेंड करता है? डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ एन, नेचर ऑफ एन। अभी नेचर ऑफ आगे हम डिस्कस करेंगे, इसमें इसी वीडियो में आप इसको देख लेंगे। इसके बाद में क्या होगी, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर आ गया, फिर हम लिखेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो नेक्स्ट स्टेप होती है फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है ये भी हमारा डिपेंड करता है फंक्शन पर, ये राइट साइड में क्यों कौन सा फंक्शन दिया गया है। राइट, इस तरह से लास्ट स्टेप क्या हो जाएगी फिर हमारी, लास्ट स्टेप पे हम लिख देंगे द कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी एल। ये हमारी वर्किंग रूल रहेगा किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो हायर ऑर्डर की है उसको सॉल्व करने के लिए। लेकिन अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि अगर आपका क्वेश्चन केस वन से बिलोंग करता है जिसमें कि राइट हैंड साइड में क्यू जीरो आ गया, ठीक है, अगर राइट साइड में क्यू की वैल्यू जीरो दी गई है, इन दैट केस द सॉल्यूशन विल बी, इस केस में सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, इस केस में सॉल्यूशन बनेगा y इज इक्वल टू सी एफ ओनली। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो क्वेश्चन है वो स्टेप नंबर 4 पे जाके खत्म हो जाएगा। ठीक है, एंड इफ q इज नॉट इक्वल टू जीरो, मींस कोई फंक्शन दिया गया है, उस केस में cf निकालने के बाद कंटिन्यूएशन में हमें pi भी निकालना पड़ेगा, और हमारा जो कंप्लीट सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा cf प्लस pl। ठीक है, तो ये दो चीज आपको याद रखनी है, अगर q की वैल्यू जीरो है तो केवल कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर से काम करना होगा, और अगर राइट हैंड साइड में जीरो नहीं है तो हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालना पड़ेगा। अब जो स्टेप नंबर 4 और 5 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, क्योंकि मेन काम हमें यही करना है। कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ एम के सामने लिखा, तो यहाँ पर नेचर ऑफ एम पर कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर लिखना होगा। तो यहाँ पर कुछ रूल्स हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर लिखने में हमारी हेल्प करेंगे, तो हम आगे देखते हैं अभी। और उसी तरीके से पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए भी कुछ रूल्स हैं, उनको भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा, इसमें है रूल्स फॉर दी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब नेचर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो एम की हमने बात की उसको देखते हैं। तो रूल कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर के लिए पहला रूल होगा, व्हेन द ऑक्सिलरी इक्वेशन, जो इक्वेशन हमने एम के फॉर्म में लिखी है, हमने अभी बात की थी ना, जो इक्वेशन हमने इस तरह से लिखी थी, ए जीरो एन टू द पावर एन प्लस ए वन एन टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए एन वाई इज इक्वल टू जीरो, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन थी हमारी। ठीक है, इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को जो हमने सॉल्व किया, और हमारे जो एन की वैल्यूज हैं वो कैसी आ रही हैं, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, अलग अलग आने से वाली वैल्यू। और रियल, रियल मतलब रियल नंबर्स हैं, वो लीडर्स हो सकते हैं, वो फ्रैक्शंस हो सकते हैं, इस तरीके की वैल्यू है। उस केस में जो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, y इज इक्वल टू सी एफ, दैट इज c1 e की पावर m, जो भी m की वैल्यूज आ रही है उसको आप ध्यान रख देंगे, m1 m2 mn, तो इसको याद रखना पड़ेगा। then cf will be c1 e की पावर m1x plus c2 e raised to m2x, एंड जितने भी हमारी m की वैल्यूज आ रही है उतने पार्ट आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन हमने सॉल्व की, रूट्स तो रियल आ रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ जो रूट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं, इक्वल रूट्स हैं। एक बार होता है जब हम सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या क्यूबिक इक्वेशन को, तो इट मे बी पॉसिबल कि एक से ज्यादा वैल्यू रिपीट हो गई है। उस केस में जो सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा y इज इक्वल टू
ये रिपीटेड रूट से है। हमने यहाँ पर मान लिया है कि m1 और m2 आपस में बराबर है, दो रूट हमारे बराबर हैं, और जो m3 है उसकी वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है, तो उसके सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, c1 प्लस c2x, ये रिपीटेड रूट्स के लिए लिख दिया आपने, प्लस c3 e की पावर m3x, और ये डिफरेंट रूट्स जो थे उनके लिए आपने सॉल्यूशन लिख दिया, राइट। अगर मान लीजिए तीन रूट्स हमारे इक्वल आ गए, if we are having m1 is equal to m2 is equal to m3, तीन रूट्स इक्वल हैं, तो उस केस में सॉल्यूशन क्या बनेगा, उस केस में सॉल्यूशन हमारा बन जाएगा y is equal to c1 plus c2x plus c3 x square e to the power m1x, और प्लस आगे जो भी डिफरेंट रूट्स आ रहे हैं उसके लिए आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि अगर दो रूट रिपीट हो रहे हैं तो c1 प्लस c2x आ जाएगा, एंड इफ मोर देन टू रूट्स, सपोज थ्री रूट्स आर रिपीटेड, तो c1 प्लस c2x, एक बार एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दिया हर बार आपने, जितने रूट्स रिपीट होते जा रहे हैं उतनी बार। तो ये जो हमने लिखा है, दिस इज द रूट फॉर द रिपीटेड रूट्स। नाउ नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अब जो नेक्स्ट है वो है कि मान लीजिए जो रूट्स हैं हमारे वो आ रहे हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व कर रहे हैं या क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, तो रूट्स इमेजिनरी आ गए। इमेजिनरी से मेरा मतलब क्या है कि जो वैल्यूज है वो इस तरह से आ रही है, मान लीजिए अल्फा प्लस आई बीटा और अल्फा माइनस आई बीटा के फॉर्म में रूट वैल्यूज आ रही है, और इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर में मिलते हैं। पेयर से मेरा मतलब है कि वो इस तरह के रूट्स होते हैं, 2 + -3i। अब आप जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो आपने इसको देखा होगा, जब +-3 एक वैल्यू पॉजिटिव है एक वैल्यू निगेटिव, यहाँ पर लिखा भी गया है अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, इस तरह का अगर रूट है तो हम कहते हैं कि रूट्स आर इन पेयर, एक पॉजिटिव साइन के साथ आ रहा है एक निगेटिव साइन के साथ आ रहा है। इस केस में जो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर लिखा जाएगा उसको देखिए, तो इन दिस केस द कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर इज गिवन बाय y इज इक्वल टू e टू द पावर अल्फा, जो रियल पार्ट है इमेजिनरी नंबर का, जो रियल पार्ट है अल्फा, वो e की पावर के फॉर्म में लिखा जाएगा, and inside the bracket c1 cos beta x plus c2 sin beta x. Beta क्या है? Beta is the imaginary part of our root of the auxiliary equation. तो इस तरह से आप केस थर्ड का auxiliary equation का जो रूट है उसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, मान लीजिए auxiliary equation है, रूट्स इमेजिनरी है लेकिन रिपीटेड रूट्स है। ये पॉसिबल तभी होगा जब हमारे पास इक्वेशन फोर्थ ऑर्डर या हायर ऑर्डर की होगी, एटलीस्ट फोर्थ ऑर्डर तो होगा ही होगा। ठीक है, तभी ये पॉसिबिलिटी बनती है। ऐसे क्या होगा, मान लीजिए कि हमारा जो रूट है अल्फा प्लस माइनस आई बीटा रिपीट हो गया, सेम रूट दोबारा अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, राइट। मतलब अल्फा प्लस आई बीटा दो बार आ रहा है, अल्फा माइनस आई बीटा भी दो बार आ रहा है। इस केस में क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, इस केस में जो सी बनेगा वो बनेगा, आप देख सकते हैं ई की पावर अल्फा, वही रियल पार्ट आ गया ई की पावर अल्फा एक्स, c1 प्लस c2, ये रिपीटेड रूट्स थे हमारे, तो c1 प्लस c2 रिपीटेड रूट्स जो आपने रियल नंबर के केस में लिखा है उसी वाले कंसेप्ट को आपने यहाँ पर अप्लाई किया है। देन c1 प्लस c2x cos बीटा x प्लस c3 प्लस c4x sin बीटा x, ये रियल पार्ट के लिए लिख दिया, ये इमेजिनरी पार्ट के लिए लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम रोज को लिख सकते हैं। इसके अलावा दो केस और बन सकते हैं जो यहाँ अभी मैं बता रहा हूँ आपको, उसको आप नोट करिएगा। केस 2, if the roots are, when the roots of auxiliary equation are surdical number। अब सर्डिकल नंबर्स क्या होते हैं, ये केस बन जाता है, बुक्स में कई जगह नहीं दिया गया है बट काइंडली नोट दिस, if the roots are surdical number। इमेजिनरी नंबर तो हमने बात कर ली अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, पर सपोज किया रूट्स हमारे आ गए हैं अल्फा प्लस माइनस रूट बीटा के फॉर्म में, मतलब आपने जब सॉल्व किया तो इमेजिनरी नंबर नहीं आ रहा है बट दिस इज अ इरेशनल नंबर, अल्फा प्लस माइनस रूट बीटा के फॉर्म में नंबर आ गया, दिस इज नॉट अ इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अब इस केस का जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें लिखा जाएगा y इज इक्वल टू c1 e टू द पावर, इसको आप लिखिए y इज इक्वल टू e टू द पावर अल्फा x, दिस विल बी y इज इक्वल टू e टू द पावर अल्फा, रियल पार्ट जो था आप लिख दीजिए अल्फा, यहाँ पर आ जाएगा c1 cos हाइपरबोलिक बीटा x प्लस c2 sin हाइपरबोलिक
बीटा एक्स। हाइपरबोलिक टर्म्स यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से केस 6 भी बनता है हमारे पास। केस 6 क्या बनेगा? व्हेन द सर्डिकल नंबर्स आर रूट्स एंड रिपीटेड। मान लीजिए कि रूट्स सर्डिकल नंबर ही आ रहे हैं एंड रिपीट हो रहे हैं एंड रिपीटेड। उस केस में मान लीजिए अल्फा प्लस माइनस रूट बीटा जो है 2 बार नंबर आ रहा है। अल्फा प्लस माइनस रूट बीटा एंड अल्फा प्लस माइनस रूट बीटा, ये दोनों रिपीट हो रहे हैं। तो जैसा हमने इमेजिनरी नंबर में लिखा था सेम वैसा ही सोल्यूशन हो जाएगा। फर्क क्या होगा? जैसे कॉस बीटा था यहाँ पर, तो कॉस हाइपरबोलिक बीटा आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक बीटा एक्स। बाकी पैटर्न सेम रहेगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं जो सी एफ बनेगा y इज इक्वल टू e टू द पावर अल्फा एक्स। c1 रिपीटेड रूट्स है तो c1 प्लस एक्स c2 या c2 एक्स कॉस हाइपरबोलिक बीटा एक्स प्लस c3 प्लस c4 एक्स साइन हाइपरबोलिक बीटा एक्स। इस तरीके से हमारा रूल्स होंगे कॉम्प्लीमेंट्री के। तो इसको आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना पड़ेगा। ये अगर याद नहीं है तो हम हमारे इक्वेशंस का सॉल्यूशन नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो देयर आर 6 रूल्स, जिसमें से 2 रियल नंबर के लिए हैं, 2 इमेजिनरी नंबर के लिए हैं और 2 सर्डिकल नंबर के लिए हैं। ज्यादातर क्वेश्चंस रियल और इमेजिनरी पर ही हो जाते हैं, बट सम टाइम अगर सर्डिकल नंबर आ रहा है तो उस कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर के रूल को भी आप याद रखिए। अब जो हमने डिस्कस किया है इसको समझ लेते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। मान लीजिए एक क्वेश्चन है हमारे पास d2y/dx² माइनस 8dy/dx प्लस 15y इज इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड 0 है। अभी मैं कल कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर की ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो राइट हैंड साइड 0 दिया गया है। राइट हैंड साइड 0 है तो मुझे केवल कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर ही निकालना होगा। वर्किंग रूल हमें याद होना चाहिए। वर्किंग रूल के हिसाब से हमने क्या लिखा था? सबसे पहले जो स्टेप होगी उसमें हम जो भी डी बाई डी एक्स है, डी बाई डी एक्स की जगह आप रख देंगे डी, या आप कहें तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह डी वाई रख देते हैं। ठीक, बात एक ही है। तो इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी? देन इक्वेशन बिकम्स डी स्क्वायर वाई माइनस 8 डी वाई प्लस 15 वाई इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी। और अगर ये इक्वेशन मिल गई तो इसका जो ऑक्सिलरी इक्वेशन की बात की जाए, so now the auxiliary equation will be in terms of m. So in this equation put d is equal to m and y is equal to 1. The equation will be now m squared minus 8m plus 15 is equal to 0. y की जगह 1 रखना है। So now this is a quadratic equation. तो आप सॉल्व कर सकते हैं तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग आप लिखते हैं तो m इज इक्वल टू माइनस बी मतलब बी का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब माइनस 8 का स्क्वायर किया, माइनस 4ac, 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 15 है, अपॉन 2a इंटू ए की वैल्यू यहाँ पर 1 आ रही है। सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आ जाएगी 8 प्लस माइनस इनसाइड द ब्रैकेट 8 का स्क्वायर 64 पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 15 4 60 हो जाएगा, इनसाइड द स्क्वायर फॉर्म में है 2। सॉल्व करके आप जब लिखते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये दिस विल बी 8 प्लस माइनस, तो हम लिख सकते हैं 8 प्लस माइनस 4 बाय 2। रूट 4 को 2 लिखा जा सकता है, 2 से डिवाइड किया तो यहाँ से आपका जो सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा 4 प्लस माइनस 2। ठीक है, और ये तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो 4 प्लस माइनस 1, देखिए रूट 2 को आपने जो लिखा रूट 2 बाई रूट 4 इज इक्वल टू 2 बाई 2 इज 1। सिंप्लीफाई किया तो इनकी दो वैल्यूज निकल कर आ रही हैं, एक पॉजिटिव साइन के लिए और एक नेगेटिव साइन के लिए। तो वैल्यू क्या हो गई? एक पॉजिटिव के लिए लिया तो 5 और एक वैल्यू आ गई है m इज इक्वल टू 3। 4 प्लस 1 5, 4 1 7। ये आप यहाँ से भी समझ सकते हैं।
दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन 15 हो और उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन माइनस का 8 आना चाहिए। मुझे यहाँ से -3 और -5 दो नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, अब देखिए नेचर ऑफ रूट क्या होगा यहाँ पर, एक है 5 एक है 3, तो दोनों ही नंबर यहाँ रियल है, दोनों ही नंबर यहाँ पर रियल है और दोनों ही अलग अलग है। तो यहाँ पर केस 1 हमारा अप्लाई हो जाएगा रियल एंड डिस्टिंक्ट वाला, इसमें दोनों ही रूट्स हमारे अलग अलग आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा सोल्यूशन क्या बन जाएगा, therefore I can write the solution as y is equal to c1 e to the power 5s plus c2 e to the power 3x. This is the required solution. इस तरह से आप इस इक्वेशन का सॉल्यूशन लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर होगी। ठीक है, c1 e की पावर 5x प्लस c2 e की पावर 3x, और ये ग्रहाचार्य मेथड हमने यहाँ अप्लाई की है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। आप चाहें तो फैक्टराइजेशन मेथड या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके भी एन की वैल्यूज को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं हम इसी तरह का। जो क्वेश्चन है हमारे पास वो दिया गया है d2y/dx² -6dy/dx + 9y = 0। अब आप फटाफट कर सकते हैं। अब वर्किंग रूल ऑप्शन तो क्लियर है, तो सबसे पहले स्टेप क्या हो गई, मैं यहाँ इसको dy/dx की जगह डी रख दिया, तो इक्वेशन में d² -6 dy + 9y = 0, राइट। ऑक्सिलरी इक्वेशन भी हम लिख सकते हैं, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन भी बहुत जल्दी से आप बना सकते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगी यहाँ से m² -6m + 9 = 0। इसको आप क्या लिख सकते हैं, m-3 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। देखिए आप जरा, आप ओपन करेंगे तो a² + b² -2ab। इसका अर्थ हुआ कि n की दो वैल्यूज निकल कर आ गई हैं 3 3, और यहाँ पर m की दो वैल्यूज निकल कर आ गई। ठीक है, क्वाड्रेटिक के तो दो वैल्यूज आना ही चाहिए। अब ये जो केस है हमारा बिलोंग करता है रियल एंड रिपीटेड रूट से। इसके अकॉर्डिंग अगर आप लिखें कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर में निकाल लिया, तो मेरा जो सॉल्यूशन है वो क्या बन जाएगा, y = c1 + c2x e to the power, अब n1 n2 दोनों सेम है तो आप m3x लिख सकते हैं। ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। अगर राइट हैंड साइड 0 है तो हमें सिर्फ इतना ही पैरामीटर बनाना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की बात ये कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब अगर ये सॉल्यूशन आते हैं तो हम काम कर सकते हैं। एक और एग्जांपल हम देखते हैं आगे। मान लीजिए इक्वेशन आपको दी गई है d2y/dx² + 4dy/dx + 5y = 0। सबसे पहली कंडीशन क्या होगी, जो स्टेप है हमारी, d/dx की जगह डी रखा। हमें लिख नहीं रहा हूँ, आपको याद हो जाना चाहिए। तो d² y + 4dy + 5y = 0। ठीक है ना, यहाँ से हम y को कॉमन भी ले सकते हैं, तो d² + 4d + 5 y को कॉमन ले लिया सब जगह से = 0। नाउ दिस इज द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ d। कई बार क्वेश्चन इस फॉर्म में भी दिया जाता है कि dy/dx ना देते हुए d² लिख दिया गया है, कैपिटल D इन प्लेस ऑफ dy/dx आपको दे दिया गया है। इट मे बी पॉसिबल, तो हमें दोनों तरह से पता होना चाहिए। अब यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनेगी जी, d की जगह रख देंगे m, y की जगह रख देंगे 1। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास m² + 4m + 5 = 0। राइट हैंड साइड हमेशा 0 रहेगा ऑक्सिलरी इक्वेशन में, चाहे कोई फंक्शन हो आपके इक्वेशन में या ना, ठीक, लेकिन ऑक्सिलरी इक्वेशन हमेशा 0 लिखा जाएगा। नाउ फाइंड द वैल्यूज ऑफ m। मैं देख रहा हूँ कि दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन 5 हो, तो 5 × 1 करेंगे तो भी 5 आता है, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन 4 होना चाहिए। तो दो, एक प्लस और एक माइनस आना चाहिए, लेकिन हमारा कंडीशन फिट बैठती नहीं है, तो हम यहाँ पर श्री ग्रहाचार्य मेथड से m की वैल्यू निकाल सकते हैं। m = -b, b की वैल्यू 4 है, प्लस माइनस b² मतलब 16 -4ac, 4ac किया तो आ जाएगा 20/2a। सॉल्व किया तो यहाँ से m की वैल्यू क्या निकल कर आई, -4
प्लस माइनस 16 माइनस 20 का तो माइनस का 4 अपॉन 2। यहाँ पर आप देखें तो आ गया है स्क्वायर रूट के अंदर ना माइनस साइन। तो अब यहाँ से आता है जो रूट हमारा इमेजिनरी नंबर का चैप्टर आ गया। तो 4/2 लिखेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2 प्लस माइनस यहाँ से अपने आयोटा आ गया। आयोटा रूट फोर को लिखा जा सकता है 2 और 2 के अपॉन में 2 है तो उसको आयोटा लिखा जा सकता है वन हो जाएगा। तो जैसे मैंने कहा था कि इमेजिनरी नंबर हमेशा पेयर में मिलते हैं। तो यहाँ से मुझे मिल गया एन की दो वैल्यूज आ गई हैं। एक वैल्यू पॉजिटिव साइन के साथ आ जाएगी और एक वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगी। नाउ वी आर हैविंग टू वैल्यूज फॉर एन। इसका कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर लिखना होगा। कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर क्या बनेगा देखिए अब। सो नाउ द केस बिलोंग्स टू द थर्ड कैटेगरी जहाँ पर रूट हमारे कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं, इमेजिनरी नंबर्स हैं। तो इस रूल के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो मैं अपना सॉल्यूशन लिख सकता हूँ e टू द पावर अल्फा। अल्फा इज द रियल पार्ट यहाँ कितना आ रहा है माइनस का 2 आ रहा है तो लिखेंगे e की पावर माइनस 2x इनसाइड द ब्रैकेट c1 cos बीटा। बीटा इमेजिनरी पार्ट को बना तो c1 cos x प्लस c2 sin x। इस तरीके से हमारा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो ये केस हमने डिस्कस किए हैं कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर के, रियल, रिपीटेड और कॉम्प्लेक्स वाले 3 रूल हमने डिस्कस किए हैं। इसी तरीके से अगर रिपीटेड रूट्स हैं तो उसके लिए भी हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं। केवल अल्फा और बीटा की वैल्यूज आपको इस सॉल्यूशन में पुट करनी होगी। एंड ये जो पार्ट था कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर को पूरा का पूरा हमने डिस्कस किया है। अब इसके आगे का जो पार्ट है जिसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हम बात करेंगे वो नेक्स्ट सेशन में हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो तब तक के लिए आप वेट कीजिए एंड प्लीज स्टे कनेक्टेड क्योंकि मैं रेगुलरली ही अपना चैनल अपडेट कर रहा हूँ और आप लोगों के लिए जो स्टडी मटेरियल रिक्वायर्ड है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपलोड कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट जो सेशन रहेगा उसमें हम रूल्स फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल डिस्कस करेंगे और उनके सॉल्व एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।